हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट द्वारा कराया गया जुलाई 2019 का पेपर फर्स्ट का भाग मैथमेटिक्स की। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है वो बिल्कुल आसान होने वाली है। आसानी की वजह से मतलब बड़ी भी हो सकती है, तो सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो इस वीडियो का मेन फोकस है वो प्राइमरी लेवल है। प्राइमरी लेवल में आपके सारे के सारे आपके आर्ट कॉमर्स और साइंस वाले सारे के सारे बच्चे इंक्लूड होते हैं। तो जो वीडियो होने वाली है वो सबको फोकस रख के बनाई गई है। तो इसलिए क्या है, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ों की हम बात करेंगे, बिल्कुल छोटे से छोटे एक पॉइंट को समझेंगे, जिससे क्या जो हमारे आर्ट और कॉमर्स वाले छात्र हैं वो भी बिल्कुल मैथमेटिक्स को आसानी से समझ पाएँ। जिन्होंने मोस्टली हाई स्कूल के बाद मैथ छोड़ दी होगी, परंतु इस वीडियो में वह सब भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो हम इसका जो क्वेश्चन नंबर सीरीज का लेंगे वो बिल्कुल सेम पेपर से हमने उठाया है, तो हम सेम उसी के लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बीकर की धारिता क्या है? देखिए, बीकर की बात की गई तो कुछ नहीं करें, हम पहले एक बीकर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका आपने बीकर बना लिया। इसमें क्या बोला गया है कि 3/7 में पानी है, यानी टोटल लेंगे 7 भाग कर लिए, तो हम 7 कर लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, 7 भाग हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्होंने क्या करा है, 3/7 में पानी है, यानी 3 1 2 3, ये नीचे की इसमें पानी भरा है। ठीक है, इसमें इन्होंने पानी भरने की बात की गई है। अब क्या बचा है, इतना बचा है कि इसमें पानी भरा है, इसमें पानी हमें भरना है, इतना ये बचा है। तो बीकर को ऊपर तक भरने के लिए कितने 16 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। यानी जो टोटल 4 भाग बचे हैं, 4 भाग में जो पानी है जो आएगा वो 16 लीटर आएगा। 4 में आएगा 16 लीटर, तो एक में कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका 4 लीटर आएगा। टोटल इन्होंने क्या करा, बीकर की टोटल धारिता पूछी है, यानी टोटल पानी कितना आ सकता है। तो सिंपल सी बात, एक भाग में कितना पानी आता है, 4 लीटर, और टोटल भाग है 7, तो 7 गुणा 4 बराबर 28। ठीक है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को दर्शाती हैं? अवरोही क्रम का मतलब ऐसा जिसमें सबसे पहले बड़ा आएगा। अगर 1 से 10 तक की बात करो तो पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। तो ये होता है अवरोही क्रम। तो इसी प्रकार के इस संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम एक साइड में निरूपित कर लेते हैं, मतलब अवरोही क्रम के हिसाब से, फिर हम आंसर को लगाएंगे। हम डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, परंतु हमें बिल्कुल बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज़ों को समझना है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, देखो 3.05 है, 3.005 है, 3.5 है, 3.055 है, 30.5 है, और 0.33 है। तो हमें क्या ये सबसे बड़ी लगी है, तो हम पहले इसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिख रही है 3.5 है, तो यानी 3.5। और ये ध्यान रखना, इसे क्या हम 3 जीरो तक ले लेते हैं, क्योंकि 3 डिजिट की लक मोस्टली बात करी गई है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आ गया 3 ये देखो, उसके बाद क्या, ये बड़ा होगा क्योंकि ये 3 डिजिट तक है। इसके कंपेरिजन क्योंकि इसमें 2 डिजिट है, तो हम ये लिखेंगे 3.055। ठीक है, उसके बाद हम सिंपल सा बात, उसके बाद हम इसे उतार लेंगे, इसे रख लेंगे। ये हो गया 3.050, फिर उसके बाद हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, 3.005, उसके बाद हम इसे लिख लेंगे। ये क्या है, जीरो के बाद है, ये जीरो हो गया, ये हो गया 355। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा सबसे बड़ा, यानी 30 है। इसमें देखो सबसे बड़ा 30 तो सब में दे रखा है। उसके बाद 3.5 है, 3.5 में सब में दे रखा है। उसके बाद 3.005 है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है 3.05, इसमें क्या 3 दे रखा है। देखो ये 3.5 दे रखा है, ये इन्होंने क्या ये गड़बड़ कर रखा है। देखो ये वाला, इसमें क्या ये वाला यहाँ पे आता और ये वाला यहाँ पे आता, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, और ये तो आपका पहला ऑप्शन है ही गलत, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक दुकानदार ने 3.5 के ग्राम आपका बादाम है, 21 ग्राम आपकी किशमिश है, और आंसर भी आपका ग्राम में पूछा गया है। तो आपको क्या सिंपल से ग्राम में बदल देना है। देखो सबसे पहला 5.3 केजी बराबर कितना होगा आपका 5300 ग्राम। ठीक है,
उसके बाद 21 ग्राम किशमिश है, किशमिश है 2100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है 2.2 केजी, क्या है 2.2 केजी आपकी काजू है, यानी ये हो गया आपका टोटल 2200 ग्राम, ये हो गया आपका 2200 ग्राम, ठीक है। टोटल को हमें वो कर लेना है, 0 0 3 और 1 4 और 2 6 5 2 7 2 9, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस मिश्रण के बराबर 2 पैकेट बना दिए गए हैं, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा 2 दर्जन बना दिए गए, 2 दर्जन का मतलब हो गया 1 दर्जन 12, ठीक है, 1 दर्जन में हो गए 12 और फिर 2 दर्जन की बात की गई यानी 24 होगा, ठीक है। 24 को अब हमें क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे 2400 से। देखो मैं सिंपल सा आपको नॉर्मल चीज़ें लेके चलूंगा कि कैसे सोल्व करना है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, मगर हमें कुछ नहीं करना होगा, हम सीधा एक आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर एक बच्चे को आ सके, ठीक है। अब 24 चौक करेंगे हम, ठीक है, तो कितना का 96, ये हो गया, ये जी हो गया। अब 2 जीरो बच गए हैं इसमें, तो 2 जीरो हमें इधर लगाने होंगे, तो ठीक है 400 ग्राम एक पैकेट का वजन होगा, तो इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, मगर नहीं, मुझे बिल्कुल सब बच्चों का ध्यान रख के चलना है, आपके आर्ट और कॉमर्स सबका ध्यान रख के चलना है, तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे। और सबसे पहले बात बताऊं, बच्चे क्या करते हैं मैथ में, नंबर क्यों कम आते हैं बच्चों के, क्योंकि मैथ को बच्चे देख कर डर जाते हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसेंस रखने की ज़रूरत है, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैथ बिल्कुल आसान आती है, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल आसान है, आप इन्हें सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, परंतु आपका क्या है नंबर इसीलिए कम आते हैं कि बच्चे घबरा जाते हैं। और सिंपल से ध्यान रखो, आपको क्या है मैथ को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए, 40 आपको 40 मिनट चाहिए, तो 40 मिनट को आपको टोटल एक के लिए 30 होते हैं, तो आपको 5-5 नंबर आपको मिनट निकालने होंगे, मैथ को टोटल आप 40 मिनट दें और आसानी से सोल्व हो सकती है। और 40 मिनट में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको 5 नंबर आपको हिंदी में से निकालने हैं 5 मिनट आपको, और 5 मिनट आप किसी में भी निकाल सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश से निकाल सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा नहीं दे सकते तो, या आप सीडीपी से निकाल सकते हैं, तो जहाँ मर्जी निकालें 40 मिनट दें आसानी से और बिना बिल्कुल शांति के साथ इसे सोल्यूशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैं कौन सी संख्या हूँ, पहला 2 सम अंकों की सम संख्या हूँ, तीसरा मैं 3 4 6 का सार गुणन हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। सबसे पहली बात, इनका क्या है, इनके मल्टीपल में इनके क्या है, इनसे डिवाइडेशन होगी, जो भी संख्या आएगी सबसे, तो सबसे पहले डिवाइडेशन ऐसी कौन सी संख्या होती है जो इन तीन दी हुई संख्या से डिवाइड होती है, वो होती है आपका मोस्टली आपका लासा, तो हम इसका निकालेंगे लासा, 3 4 6 हम लासा निकालेंगे, ठीक है। लासा निकालने के लिए 3 से सबसे छोटी संख्या से 3 एकम 3, 4 ऐसे उतारेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, ये हो गया। अब 2 से ये ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 और फिर 1 ये आपका आ गया। उसके बाद क्या, फिर 2 से 2 ही बचा, 1 1 1। अब आपका लासा कितना हो गया, लासा बराबर हो गया 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब क्या है, जो भी संख्या होगी 12 के मल्टीपल में होगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो ये 56 तो होगी नहीं, ठीक है, ये आपकी गलत हो गई। 12 दूनी 24, 24 के 9 गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अगर 24 को भाग करो आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से, 4 पंजे 4 6 24, 4 से कर सकते हो, तो ये आपके टोटल इसके आपके 9 गुणनखंड नहीं होंगे। और अगर मगर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके 36 हो जाएगा टोटल। 36 में क्या, 36 आपका है भी, सरगुणन भी है, सम संख्या भी है, और इसके केवल 9 आप गुणनफल होंगे। देखो आप इसे 1 से भी कर सकते हो, 2 से, 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 6 36, ठीक है, 6 के बाद 9 से कर सकते हो, 12 से कर सकते हो, 18 से कर सकते हो, और आपका 36 टोटल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 बिल्कुल सही आंसर है। आप देख सकते हो इतने सारे संख्या से 9 संख्याओं से 36 आपकी डिवाइड हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, आशा घर के खर्च से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत की आवश्यकता होगी, कितने सप्ताह वो बचत करे। तो सबसे पहले क्या, एक सप्ताह को उन्होंने पीरियड दे रखा है कि टोटल कितनी बचत करती है और कितना खर्च करती है, तो एक सप्ताह की हम अपनी बचत निकाल लेते हैं, ठीक है। बचत निकालेंगे तो सोमवार को उसने 50 रुपये बचाए हैं, बुधवार को उसने 100 रुपये बचाए हैं और शुक्रवार को 80 बचाए हैं, टोटल कितने तो उसने बचाए हैं, ठीक है। 8 5 13 का 3,
एक और एक 2, ठीक है। उसके बाद उसने ये तो आपके ये आपने जोड़ दिया इतने आगे, बस रविवार को उसने 60 रुपये खर्च भी कर दिए इसमें से, तो इसे माइनस कर देंगे 0, 13 में से 6 गया 7, 170 रुपये होगा, ठीक है। और उसे कितना इतने का मोबाइल खरीदना है, यानी इतने को अगर इतने से डिवाइड करें एक सप्ताह की बचत से, टोटल सप्ताह आएंगे उसे कितनी बचत करनी पड़ेगी। तो हमारा टोटल है 5950 अपॉन 17, ठीक, 170, ठीक है। इससे हमें काट देता हूँ। अब क्या ये छोटी संख्या बच गई, उससे हम नॉर्मली डिवाइडेशन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। क्योंकि आर्ट और कॉमर्स वाले छात्र मैं मानता हूँ कि उन्हें नॉर्मल बेसिक चीज़ें जरूर चाहिए। सो 17 तिया 51, ठीक है। अब बचा कितना 8 और ये 5, 17 पंजे 85, ठीक है। ये हो गए 85, ये हो गया ऐसे 0 0, ठीक है। अब ये क्या 35 बचा, ये 35 सप्ताह आएंगे कि उसे 35 सप्ताह बचत करनी होगी अपने मोबाइल खरीदने के लिए। तो दूसरे में 35 है तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36। यदि संख्या आपकी ये संख्या दी गई है बाइनरी में और हमें डेसिमल में बदलना है, तो रिक्त स्थानों में संख्या क्या आएगी। तो देखो बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, देखो सिंपल सी बात बताओ, आप संख्या लिख लो कोई भी, ये आपकी संख्या होती है, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये ठीक है। ये आपके आपके प्लेस वैल्यू होती है, तो कुछ ना करना है आपको। और इसमें क्या सफिक्स पर 2 होता है, तो देखो 2 की पहले हम करेंगे 0 से, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, फिर हम 2 की पावर 1 करेंगे, फिर 0 को आप सीधे 0 में कर सकते हैं, ठीक है। फिर 0 को 0 में ही रखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। फिर ये 2 है, 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2, ये सब क्या है सबके इसके सफिक्स में ए 2 है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 जीरो स्पेल, इसमें 4 लगा दो, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, बस जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। 2 का 0, देखो 2 जीरो में कोई भी संख्या का अगर पावर 0 होती है तो वो 1 ही आता है, ठीक है। 2 की पावर 1 2 ही आएगा आपका, प्लस ये आपका 0 रहेगा, ये प्लस 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 4 को अगर आप की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा। देखो सिंपल सी बात, एक छोटा सा फॉर्मूला और बताऊं, ये सिंपल से ऐसे जोड़ता है, ठीक है। जितने की पावर 4, जितनी जिसकी संख्या की पावर जितनी बार होती है उसे इतनी बार लिख लेते हैं। तो कुछ हमने लिख लिया कितनी बार, 4 बार। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका हो गया 16, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। अगर इसे आप जोड़ोगे तो 16 8 24, 24 2 26 और 1 27, तो टोटल हो गया आपका 27। तो इसलिए 27 सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। यही आपका थंबनेल पे दिया गया है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नई परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा। देखो कितना गुना हो जाएगा, सबसे पहली बात वर्ग की बात की गई। देखो हम वर्ग बनाएंगे, आपका ये वर्ग है, इसकी एक भुजा होती है, देखो ए, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो यानी अगर ये 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है, ये भी 10 होगी आपकी, और ये भी 10 होगी, ठीक है, टोटल 10 होंगी। अब क्या करा है इसकी, देखो अगर इसका परिमाप निकाले, परिमाप होता क्या, परिमाप कितने गुना है, परिमाप की बात की, परिमाप का होता है मतलब ये टोटल संख्या, अगर इसका कोई टोटल अगर लंबाई नापी जाए हर एक भुजा की तो कितनी हो जाएगी। अगर आपकी कितनी 4 भुजा है तो आपको 10 बार 4 बार जोड़ना होगा, आपका 40 हो गया। और अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का बात करूं तो आपका सीधा सिंपल है 4 गुणा ए होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। परिमाप बराबर होता तो मैं इसे भी करूं 40, ये क्या गया आपका 10 गुणा 4 बराबर हो गया आपका 40, ठीक है। ये आपका ऐसा आ गया। देखो मैंने क्या करा, पहले प्रत्येक जोड़ को जोड़ा, ये आपकी जो विधि हो गई कि मैंने एक सिंपल सा एक जोड़ा, उसके बाद हमने इसके कंक्लूजन हमने देखा कि 4 बार हमें जोड़ा गया है, जो भी संख्या हमें निकालना होता है हम 4 बार जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 बार हमने जोड़ा तो कितना आ गया 4 ही आ गया। तो ये जो विधि है ये आपकी आगमन विधि है। आगमन विधि बोलते हैं कि पहले आप एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया एक, और उसके बाद मैंने इस सूत्र को बना दिया इसके, यानी 4 बार हम गुणा करते हैं किसी भी एक भुजा को तो आपका वो वर्ग का परिमाप होता है। तो ये विधि है आगमन। अगर मैं सीधे डायरेक्ट ये इनकी बात नहीं करता, सिंपल से क्या है वर्ग का परिमाप बराबर 4 पूरा ए बराबर 40 कर देता, तो ये जो विधि होती ये आपकी निगमन विधि होती, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सूत्र अप्लाई करा। बट हम यहाँ आगमन विधि का उपयोग करेंगे, बिल्कुल सबसे आसान मनोवैज्ञानिक विधि है आगमन विधि, ठीक है। ये तो हमने अभी तक हो गया। अब क्या करा, वर्ग की भुजा बढ़ा दी, वर्ग की भुजा क्या कर दी इन्होंने, समझ लो 4 क्रॉस, अगर इसके वर्ग का परिमाप मैं नए बारे वर्ग का परिमाप निकालू तो क्या करेंगे, 4 गुणा 10 करा था, 10 की जगह इन्होंने 20 कर दिया, ठीक है। तो यह हो गया कितना आपका 80, पहले थी आपकी अब हो गई 80, पहले थी 40, 40 दूनी 80, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो सेकंड ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
38 निम्नलिखित में किन अक्षरों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समित रेखाएं हैं। दोनों की अगर जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं समसमितित हैं मतलब एक जैसी होंगी। आप ए को किसी को काटेंगे तो आपकी सर्वसम्मति नहीं होगी, मगर आप एक्स को ऐसे काटेंगे, ठीक है, इस एक्स को आपने ये काटा है और इसे किसी भी चाहे को आप अगर इसे समझ लो यू करके फोल्ड करेंगे तब भी, और अगर आप इसे यूं फोल्ड करेंगे तब भी आपकी सर्वसम्मति होंगी। तो एक्स सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखो संख्या दी गई है, इसका मल्टीपल दे सकेगा और इसमें ये जो कंडीशन देखी है इसमें देखना है कौन सा सही है, कौन सा फॉलो करती है, कौन सी नहीं फॉलो करती। तो ऐसी इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें सीधे संख्याएं लिख लेनी होंगी। ये हमें संख्याएं दी गई हैं 36 क्रॉस 4 क्रॉस। अब देखो मैं इसे x मान लेता हूँ, यहाँ खाली दिया गया है तो मैं इसे x मान लूंगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं मांगा। तो अब क्या ये देखो ये बराबर में है तो हम काट लेंगे, 36 दूनी 72, ठीक है, ये 72 हो गई और 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, ठीक है, 7 हो गया। यानी ये हो गया आपका 2 क्रॉस 7 बराबर x, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। अब आपकी x की संख्या कितनी आ गई 14, यही आपकी संख्या होगी, सिंपल सी बात, 14 ये संख्या है। x निकाल लिया आपने, x इस समझ लो x का मान ये आ गया, यही तो निकालना था मैं कि ये क्या संख्या है, मल्टीप्लाई करें, यानी इस टोटल इसका ओवरऑल ये है कि ये संख्याएं हैं और दो ये संख्याएं हैं, इन दोनों को बराबर कैसे कितने से इससे इन संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये बराबर आ जाए, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो इन सबके तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। तो 14 ऐसी संख्या है, अगर आप इसे समझ लो 72 80 बराबर 36 गुणा 4 इंटू 14 करोगे तो ये दोनों की साइडें बराबर आ जाएंगी, दोनों बराबर साइड आ जाएंगी, तो 14 संख्या है। अब देखो 7 का गुणज है, हाँ बिल्कुल है, देखो 7 का गुणज है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है क्योंकि भाज्य है, ये 7 से भी डिवाइड होती है 2 से भी, तो ये आपका गलत हो गया। 7 से कम है, नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। एक सम संख्या है, हाँ बिल्कुल एक सम संख्या है। 56 का गुणनफल है, 14 चौक 56 होता है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या ए डी ई सही है, ए डी ई कौन से में आपके चौथे में है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, ये जो आपका क्वेश्चन है वो मैथ पैडालॉजी का है। कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी। कि एक आपका जो क्लास की तीसरी कक्षा है उसे 1/4 को समझाना है, तो वो कैसे समझाए बेहतर तरीके से, सबसे पहला, और कौन से इसके अनुक्रम में आवश्यकता क्या होगी, मतलब क्रम में समझाना है तो सबसे पहले क्या करें फिर उसके बाद क्या करें, तो किसकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, दूसरा ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, और तीसरा चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र को दिखाना। तो कौन सी संख्या होगी, देखिए सबसे पहले बता देते हो। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ठोस पदार्थ लोगे, ठोस, अगर देखो ठोस पदार्थ इसमें सबसे देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, ठोस पदार्थ लेकर उसमें चतुर्थांशों को बांटना, मतलब आपने कोई भी 4 संख्याएं ले ली, ठीक है, एक कोई भी आपने ठोस पदार्थ ले लिया, उन्हें 4 भागों में डिवाइडेड कर दो, तो आप बिल्कुल आसानी से बांटोगे सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आप चतुर्थांश पर इसके बाद चित्र दिखा दो, उसके बाद श्यामपट्ट पर लिख दो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, सबसे पहले आप फिजिकली चीजें दिखाओगे, जितना फिजिकली बच्चों को दिखाओगे वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। उसकी जैसे उसकी आप अपने ज्ञान को जो आप लर्निंग करा रहे हो उसे आप दैनिक उपयोग से जोड़ोगे तो सबसे बेस्ट होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा 3 के छात्र ने जो आपका ये मल्टीप्लिकेशन है 16 गुणा 50 का गुणन इस प्रकार किया, 16 गुणा 5 25 बराबर 8 गुणा 2, प्लस इसने क्या करा 16 को 2 में डिवाइड कर दिया और 25 को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया, 5 को इधर ले आया, 18 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया और 2 गुणा 5 कर दिया। उसके बाद 8 पंजे 40 और 2 पंजे 10 करके 9 गुणा कर दिया। गुणा बिल्कुल सही करा है, मगर किस नियम का पालन किया इसका इसमें पूछा गया है। तो देखो सबसे पहली बात, वितरण नियम, सहचार्य नियम, पुनरावृत्ति योग और गुणात्मक प्रतिलोम बहुत आसान है। मैं इनके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, बिल्कुल एक सहज पूरे का पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा कि ये सब क्या होते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्ञान मंत्र के साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया, अगर आपका देखो इसमें सही आंसर है आपका सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या होता है कि आपकी कोई भी संख्याएं हैं, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, अगर ये है तो इसे हम समझ लो बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ए बी सी की कोई भी 3 संख्याएं हैं, इन 3 संख्या अगर ऐसे लिखी गई हैं तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और आपकी ए क्रॉस बी लिखा है तो हम इसे
बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो रूल है ये सहचार्य नियम करा जाता है और उस छात्र ने क्या इसी प्रकार किया है। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसके लिए मैं एक डेफिनेट अगर वीडियो अलग लाऊंगा तो और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, मगर इसमें समय की सीमा को देखते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसा पूरा करेंगे। समावेशी विद्यालय जो आपका RTE 2009 कहता है कि विद्यालय जो होने चाहिए वो समावेशी विद्यालय होने चाहिए, जिसमें क्या सभी प्रकार के छात्र, आपके नॉर्मल छात्र और अधिक आपके सृजनात्मक छात्र और जो लो कैटेगरी वाले मतलब अधिगम आवश्यकता वाले छात्र हैं सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए, बस उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। तो कौन सा सही है? पहला, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। दूसरा, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधन का प्रयोग कर। तीसरा, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। और चौथा है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तो जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? समावेशी विद्यालय यही कहता है जो आपके अधिगम आवश्यकता वाले यानी दृष्टिबाधित छात्र हैं तो उन्हें क्या वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए नॉर्मल विद्यालय में ही। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? नहीं की बात करिए, पक्षांतर, मान सरदर्शन, कटहंस करना और आकलन करना। कटहंस करना कभी भी नहीं होता है, किसी भी चीज़ को कटहंस करना गलत बात है और ये हमेशा कभी हमेशा निगेटिव होता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, नहीं पूछा गया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? संख्याओं का आपका प्रारंभिक संख्या है उन्हें संकल्पना सिखानी है तो हमें कैसा करना होगा? संबंधित नहीं है। पहला, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण या मापन। देखो वर्गीकरण भी आप करोगे क्योंकि संख्याओं को वर्गीकरण मतलब विभाजन करना ही सिखाओगे आप, फिर वर्ग समिवेश और संरक्षण भी करोगे, परंतु जो प्राथमिक संख्या में मापन नहीं आता है, मापन आपका बाद में आता है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो संख्या क्या होते हैं? संख्या का एक प्रतीक होता है, जैसे मैं मान लो 2 लिखूं डेसिमल में तो आप 2 ऐसे इस प्रकार लिखोगे। उसी प्रकार अगर मैं आपका रोमन में लिखूं तो रोमन में आप 2 इस प्रकार लिखोगे, 3 इधर ऐसे लिखोगे, इधर 3 ऐसे लिखोगे। तो ये क्या है? आपके संख्याक है यानी प्रतीक है, बट एक्चुअल में तो तीन दोनों ये जो है दो ही है। आप दो को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके संख्याक होते हैं और दो संख्या है, ये तीन संख्या, तीन को आपने दो प्रकार से लिख दिया है तो ये आपका संख्याक है और ये संख्या है। तो इसमें देख लेना दो आपके ए और बी दोनों ही अशुद्ध है। देखो बिल्कुल ए भी सही है और बी भी सही है दोनों ही। तो फोर्थ ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक संख्याओं को पढ़िए। पहला, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? मतलब इसमें 15 प्लस 17 को जोड़ना है, ठीक है। और एक 9950 9950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में वृद्धि कितनी हुई? 375 की वृद्धि हो गई है। तो नई कीमत क्या है? नई मतलब इसमें वृद्धि हुई है, इसमें टोटल जोड़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए योग को संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता था तथा बी को समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका ए योग के समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग का संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तीसरा है दोनों ही योग को समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं और चौथा है दोनों ही योग के संवर्धन संरचना को। देखो सबसे पहला है, देखो मैं बात हूँ समुच्चय संरचना, समुच्चय संरचना मतलब जोड़ने वाली आपकी संरचना होती है और दूसरा वाला योग की संवर्धन संरचना जिसमें कि वृद्धि होती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यही कहता है, ये ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दोनों को सिंपल से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और बी ये है कि संवर्धन, संवर्धन मतलब वृद्धि हो रही है तो संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपको 9950 वाला मोबाइल था उसमें क्या 375 की वृद्धि हो गई है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। पहला, 25 टाइल को यथासंभव आयताकार समूह में व्यवस्थित करो। सबसे पहले 25 टाइलों की बात की गई, तो 25 टाइल वो लगाएगा, क्या करेगा?
आपकी ये 25 हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, और 1 2 3 4 5 25 हो गई। अब इसमें कौन सा करना है? सबसे पहले इस कार्य को निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? पहला, आयतन, क्षेत्रफल और लंबाई। देखो क्षेत्रफल बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि इसका सबका क्षेत्रफल निकालोगे। अगर इसका सबका क्षेत्रफल की बात करूँ तो सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लंबाई भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो लंबाई पूछेगा तो यहाँ तक आप लंबाई निकाल सकते हो, ठीक है। मगर क्या आयतन कैसे निकालोगे? क्योंकि ये तो आपकी 2D डायग्राम है, यानी कोई अगर इसका समझ लो, आप किसी भी आयत का आप आयतन नहीं निकाल सकते। आप आयतन क्या घनाभ का निकालते हो, घन का निकालते हो, तो ये आपका गलत है। आयतन आयतन इसमें गलत है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या, क्षेत्रफल, गुणनफल, परिमाप, परिमाप बिल्कुल निकाल सकते हो। आप इस भुजा को जोड़ लो, इस भुजा को जोड़ लो, इस भुजा को जोड़ लो, और इस भुजा का, चारों भुजाओं का योग कर लो आप, तो आपका वो परिमाप निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपका आयतन है, इसमें भी आयतन है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। दूसरा, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और आपका चौथा ऑप्शन है, लंबाई के संरक्षण की जो समझ होती है वो आपके संज्ञाओं, लंबाई के संरक्षण की समझ जो है संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या है, भार के जो संरक्षण की जो समझ होती है वो आयतन से पहले आती है। आप नॉर्मली बाप और जीन पियाजे का ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया है कि आपकी जो भार है, आप बच्चा कोई भी, अगर आप तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है, आप उसे भार तो आप साथ सकते हैं कि मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, ये सब बता सकते हैं। किसी को तोलना कैसे, बच्चों को तोलते कैसे, ये सब बता सकते हैं। परंतु आप तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को आयतन नहीं बता सकते। तो और वही जीन पियाजे ने कहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। वो वैन हेले के स्तर, जिस स्तर की अवस्थाओं को संकेत करता है वह क्या है? वैन हेलो ने बताया है, उनका सिंपल सी बात, वह अवस्था, वह ज्योमेट्री चिंतन के बारे में उन्होंने बताया है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपका कंटेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर A50। निम्नलिखित समूचे में से कौन सा गणित के हल प्रश्न करने का कौशल है, मतलब कौशल है? सबसे पहला, प्रतन इतोटी, हाँ बिल्कुल होता है। चित्रांकन भी होता है, तटस्थ करना नहीं होता है। इतना चित्रांकन पीछे से हल करना, रट लेना नहीं होता है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, हाँ बिल्कुल होता है, और उसमें भी तटस्थ करना है। तो ये आपके सारे गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे कि ये 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 का बराबर 0.06 को संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण उचित है? डायनेमिक्स ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट और ग्राफ पेपर। तो इनके जो आपके जो मल्टीप्लेस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के हिसाब से आप आसानी से करा सकते हो, तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम पहला, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि अगर आप जितने छात्रों के आपके प्रतिदिन के अनुभव से करोगे तो बच्चा बिल्कुल बेहतर तरीके से सीखेगा, ये बिल्कुल सही है। कार्यक्रम ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय श्रृंखला में कठोरता देने के लिए वाला होना चाहिए, और छात्रों को प्रोग्रामिंग गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एनसीएफ 2005 का मुख्य रोल यही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 54। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? प्रभावशाली गणित का मूल्यांकन करना है। देखो सबसे पहली बात, मूल्यांकन करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें पूछा गया, एक कार्य की अभिलेखा की जाए, यथावत रटने और संकल्पना समझ में अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये करना चाहिए, यही मूल्यांकन का अर्थ है कि कौन से बच्चे ने रटा है और कौन से ने संकल्पना को बेहतर तरीके से सीखना है, ऐसी प्रभावशाली योजना होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये हमें करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऐसे कार्यों की कल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, हाँ बिल्कुल ये करना चाहिए। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करना चाहिए। समूह संचालित कार्य का प्रयोग है तो ये आपका गलत होगा, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं पूछा था तो चौथा नहीं करना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। आपका 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे? चतुर्थांश का मतलब कितने, 1/4 होंगे। अगर हमें इसे मतलब टोटल को 1/4 में बांटना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारी संख्या दी गई है 18 सही 3/4, तो इसे क्या करेंगे, हम नॉर्मल भिन्न में बदलेंगे। नॉर्मल बार बांटेंगे 18 को, इसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे क्या हम जोड़ देते हैं। तो 14 18
18 36 18 18 72 होगा, 72 प्लस 3 आपका 75 हो गया। ठीक है, 75/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या 1/4 में बदलना है, तो मल्टीप्लाई बाय में कितने होंगे, यानी डिवाइड करना है, तो डिवाइड 1/4 ये हो गया आपकी भिन्न। अब क्या है 75/4। अगर इसे देखो हम इसे क्या है, अगर ऊपर लेके जाएं तो क्या हमारा चिन्ह बदल जाता है। हम इसे सिंपल सी बात ये कर लेंगे, तो ये हमारा करना ज़्यादा आसान होगा इसे सोल्व करने से। तो हम 4 से 4 करेंगे, ये टोटल आपका कितना आ गया 75/1 बराबर 75। इसमें 75 कौन सा आंसर है, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं और एक आधे छात्र देखो बैडमिंटन कितने खेलते हैं 1/2, और वॉलीबॉल कितने खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं आपके 1/4, और उसके बाद टेनिस खेलते हैं आपके, टेनिस कितने खेलते हैं 1/8। उसके बाद क्या शतरंज, शतरंज खेलते हैं कितने आपके 1/16। ठीक है, अब ये बाकी तैराकी के लिए, तैराकी के लिए बाकी जाती है। यदि वॉलीबॉल खेलने की संख्या 160 हो, वॉलीबॉल क्या नहीं 1/4 बराबर कितनी हो गई 160। हम क्या करेंगे इसे एक बना लेंगे, यानी टोटल से कर लेंगे, तो क्या करेंगे 160 × 4 ये हो गया। ये आपकी टोटल संख्या आ जाएगी। टोटल संख्या कितनी आएगी आपकी 0 4 सिंह 24 का 4 बच्चा 2 4 एकम 4 और 2 6 640 रुपये। ठीक है, अब ये पूछा वॉलीबॉल के, तो शतरंज के खेलने की संख्या क्या है, शतरंज कितने खेलते हैं 1/16, तो यानी 160 ये हो गया आपका कितना 640 डिवाइडेड बाई 16, 16 चौके 64 यानी आपका हो गया 40। तो 40 कौन सा पहले में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार है, पत्र का भार दिया गया है, पत्र का भार ये है और पार्सल का भार ये है, और उसकी एमआरपी दी गई है कितने कितने का। अब दीपा को 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम के भार के भेजने हैं, और 2 आपके पत्र भेजने हैं जिनका ग्राम 20 ग्राम और 35 ग्राम है। तो उसे भार भेजने के लिए कितना चाहती है, पहले हम क्या करें अपने जो पत्र है उनका देख लेते हैं। पत्र का क्या पहला है 20 ग्राम का, 20 ग्राम के लिए वो क्या 20 ग्राम के लिए उसे कितने देने होंगे 5 रुपये। ठीक है, दूसरा हमारा उसका पत्र है 35 ग्राम का, 35 ग्राम का क्या 20 ग्राम का, तो उसे 35 ग्राम को देने के लिए उसे क्या होगा, देखो 20 ग्राम के तो पहले उसे 5 रुपये देने होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है उसे 2 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे प्रत्येक 20 ग्राम से एक्स्ट्रा के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए। 20 ग्राम के 35 ग्राम का तो दो, इसे क्या 2 रुपये और देने होंगे। ठीक है, ये 2 रुपये और देगी क्योंकि क्या टोटल 35 है, 35 में 20 रुपये, तो 20 ग्राम को उन्होंने 5 रुपये दे दिए, और अगला 20 ग्राम जो है उसके लिए 2 रुपये देने होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके पार्सल का भार, पार्सल का भार क्या 50 ग्राम, तो उसका 50 ग्राम है उससे अधिक के लिए देना होगा उसे 5 रुपये। अभी क्या है पहला पार्सल है 250 ग्राम का, 250 ग्राम। ठीक है, हम 250 ग्राम का अलग निकाल लेंगे। 250 ग्राम के लिए क्या है देखो 50 ग्राम के लिए उसने दे दिए 5 रुपये। ठीक है, प्लस अब क्या टोटल है 250 का, यानी 200 ग्राम और बचा। 200 ग्राम में क्या 50 के लिए अतिरिक्त 3 देने होंगे यानी 4। अगर करके 50 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 4 बार उसे और देने होंगे 3 रुपये, तो 3 गुणा 4। ठीक है, उसके बाद क्या 300, ये 300 आपका 300 ग्राम का है एक पार्सल, 300 ग्राम के पार्सल के 5 रुपये तो देने होंगे प्लस, और उसके बाद क्या बचे, अगर 300 ग्राम का है तो यानी उसके 50 ग्राम तो उसने 5 रुपये दे दिए उसके, और 250 ग्राम के लिए एक्स्ट्रा देने होंगे, तो 250 ग्राम के लिए क्या होगा 3 रुपये के हिसाब से 3 5। ठीक है, तो अभी से जोड़ लेते हैं। देखो ये 5 आएगा, ये आएगा 7, ये आएगा 3 चौक 12 और 12 5 17, और ये आएगा 3 पंजे 15 5 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका। मैं इसे अलग जोड़ लेता हूँ 20 17 7 और 5। ठीक है, देखो 7 और 7 14 और 5 19 का 9 बचा, एक एक और 2 3 और 1 4, 49 होगा। तो इसलिए दूसरा ये 49 से एमआरपी टोटल देनी पड़ेगी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। अंकों 2 3 4 6 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थान में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाए। देखो प्रदर्शित करने के लिए आपको 3 आपकी दे रखी है, देखो 1 2 3 4 5 6, आपको 6 पहले दिए गए हैं और 6 ही संख्या दिखेंगे, प्रत्येक को भरना है और इस प्रकार प्रदर्शित करना है कि मैक्सिमम योग आ जाए। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले ऊपर वाले में बड़े से लिखते चलेंगे। देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम संख्या कब बड़ी होती है किसी भी स्थान पर, जब वह उसका जो पैलेस वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा क्या मतलब उसमें हो, पैलेस वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 सबसे बड़ी यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, फिर हम 6 यहाँ रखेंगे,
फिर आपने 4 यहाँ रखेंगे, फिर 3 इधर रखेंगे, फिर 2 इधर रखेंगे, यानी ये सबसे बड़ी संख्याएं आपकी इधर आएंगी और छोटी संख्याएं इधर आएंगी, ठीक है। और ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पहले इधर से करें फिर ये लेके जाए, नहीं, ये आपको ऐसे करके करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी सारी की सारी बड़ी संख्याएं इधर आपकी बड़ी संख्याएं आपकी इधर आ जाएंगी और छोटी उधर आएंगी। तो आप इसे जोड़ लेते हैं, ये योगी पूछा गया। 3 2 आपका 5 हो गया, 6 4 10 का 0 बचा 1, 8 8 9 और 7 16 का 6, तो यानी 1605 होगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 59। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और उत्तर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो ये सारणी दी गई है और इसके 4 खतन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है ये देख लेते हैं। सबसे पहला, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 50 मिनट है। देखो भोपाल से विजयवाड़ा, देखो यहाँ का भोपाल, ये देखो ये सबसे पहला आगमन दिया है और प्रस्थान दिया है। तो क्या आगमन का हमें समय नहीं लेना होगा, प्रस्थान का। देखो आपकी क्या कर रहा है, भोपाल से जा रही है, ये भोपाल का टाइम है, और विजयवाड़ा पहुंचती है, विजयवाड़ा का आगमन का पहुंच टाइम है। तो ये कितना है आपका 14.5 है, और चली कितनी थी, 5 से 5 गया 0 बचा 1, तो ये क्या दिखा 13 घंटे, यानी नहीं ये तो 14 घंटे आ रहा, तो ये आपका गलत हो गया। फिर क्या है, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। नागपुर से चली है, यानी प्रस्थान करी है आपकी, ठीक है, कितने में 5 बजे, ये 5:35 पर, और चेन्नई कितने बजे पहुंची है, चेन्नई पहुंची है आपकी 20:45 पे पहुंची है, और चली कितनी थी आपकी नागपुर से 5:35 पे, ठीक है। तो हम इसे डिवाइडेशन करते हैं, 0 1 5, 10 में से 5 गया 5, और ये 15 घंटे 10 मिनट, ये बिल्कुल सही है, दूसरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है और फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है। देखो 50 में सबसे पहले एक संख्या जोड़ दी, मान लो हमने x जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरी संख्या, वही संख्या 50 से घटा दी, 50 से दूसरी संख्या वही घटा दी। तो हम अगर इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ठीक है, हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये x, देखो अगर हम 50 प्लस 50, ये तो अगर हम इसे सहचार्य नियम का पालन करें, जैसे मैंने अभी बताया था, क्या करें, सहचार्य नियम ही तो होता है ये आपका x माइनस एक्स, यानी हम x को एक तरफ ले गए और संख्याओं का भी एक तरफ ले गए, ये सहचार्य नियम होता है। तो देखो x से x कर देगा, टोटल आ गया आपका 100। तो 100 कौन से में, फोर्थ में, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल बेसिक स्तर से समझाऊंगा। अगर आप आर्ट और कॉमर्स के छात्र हैं तब को भी आपको एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा, जिससे आपको मैथ की बिल्कुल भी डर से, आपका जो डर है वो बिल्कुल भाग जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग हमारे साथ बने रहें, मैं लगातार आप वीडियो लाता रहूँगा मैथ की, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो और अगर आपको इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।